आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो मल्टीपल ड्रोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया उनके द्वारा। लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। एएनआई की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए एक और बड़े प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, जहां पर एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय थल सेना और वायुसेना इस समय 16 इंडिजिनस ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम को खरीदने वाले हैं। और ये तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी तक जो ड्रोन्स हैं यानी कि अनमैन एरियल सिस्टम है इनको हिट करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर लेजर का इस्तेमाल करके उन ड्रोन्स को डिसेबल किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि भारत का रक्षा मंत्रालय बहुत जल्दी जो ये क्लियरेंस है वो दे देगा। और इसके अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया जो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2 है, इसको सेना के लिए खरीदा जाएगा। और ये एनिमी के जो ड्रोन्स हैं उनको लेजर बीम की सहायता से 2 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिराने में सक्षम होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम का नाम गेस कर लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के 10 किलोवाट के लेजर बीम की, जो कि इस समय डिप्लॉयमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आने वाले भविष्य में ये माना जा रहा है कि इन्हें बड़ी संख्या में और भी ज़्यादा खरीदा जाएगा। और हम सब भली भांति जानते हैं कि जो लेज़र टेक्नोलॉजी है ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। और सेना ने भी ये इंडिकेशन दे दिए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस प्रकार के जो सिस्टम है ये बड़े पैमाने पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जो कि एनिमी के ड्रोन्स को लॉन्ग रेंज से ही डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। हालांकि ये तो एक शुरुआत है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें 100 किलोवाट के जो सिस्टम है वो भी देखने को मिलेंगे और 300 किलोवाट के जो सिस्टम्स है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है उसमें लेजर सिस्टम की जो उपयोगिता है वो हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि सबको पता है कि दुबई में इस समय एक एयर शो आयोजित किया जा रहा है। और इस एयर शो में हमें एक के बाद एक जो उल्लेखनीय चीज़ है वो देखने को मिल रही है। हमने दोपहर के वीडियो में आपसे बात करी थी SU-57 फैलन के बारे में, जहाँ पर SU-57 फैलन को हमें नई जो डिज़ाइन है उसके साथ देखने का अवसर मिला था। और आप सब अगर फोटोज़ को गौर से देखें SU-57 की, तो जो इंजन बे है उसमें, या इंजन कह सकते नोजल है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। एक तरफ जहां पहले SU-57 फाइटर जेट में हमें जो राउंड इंजन नोजल थी वो देखने को मिल रही थी, तो उसी को अब 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग के अंतर्गत फ्लैट नोजल से इक्विप कर दिया गया है, जिससे कि इसकी स्टेल्थ परफॉर्मेंस तो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और भारतीय वायुसेना की एक शिकायत जो थी वो भी दूर होती नजर आ रही है, जो कि इसके स्टेल्थ से संबंधित थी। लेकिन ये चीज़ें तो चर्चा का विषय बनी ही हुई थी, लेकिन एक और हमें उल्लेखनीय डेवलपमेंट देखने को मिला। आप सबको SU-75 चेकमेट तो याद होगा, जो कि भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था। लेकिन अब भारतीय वायुसेना शायद उस एयरक्राफ्ट को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। लेकिन इसी का एक लेटेस्ट इटरेशन हमें देखने को मिला, जो कि एक अनमैन्ड SU-75 है। हालांकि इसको LTA UAV-7 का नाम दिया गया है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको कहीं ना कहीं इसमें जो SU-75 चेकमेट का DNA है वो देखने को मिलेगा। और कुछ लोग इसे अनमैन्ड SU-75 चेकमेट की संज्ञा भी दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि ये भी काफ़ी स्टेल्दी हो चुका है और उसके डिज़ाइन में हमें कुछ व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। खासकर अगर आप इसके टेल सेक्शन को देखें तो यहाँ पर भी कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जो कि इस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि SU-75 चेकमेट के जो अलग अलग वेरिएंट हैं ये भविष्य में सर्विस देने के लिए तैयार होंगे। और निसंदेह एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करके इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रचार भी किया जा रहा है। भारत पहले इनकी प्राइम मार्केट हुआ करता था, जब भारत को ही पोटेंशियल बायर के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब इस समय अलग अलग एयर शोज में इन्हें काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो ऑटोनोमस अंडर वाटर कैपेबिलिटी है इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया के सामने रखा है। और बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर एक उल्लेखनीय अपडेट भी साझा करी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की जो मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, जिसको MP AUV के नाम से जाना जाता है, इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट साझा करी है, जहां पर उन्होंने कहा कि स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप करी गई ये जो MP AUV है इसको टेस्ट किया जा चुका है। इसे बेसिकली NSTL ने अलग अलग लैब्स के कोलैबोरेशन में, जैसे कि NPOL हो गया, RCI हो गई, HEMRL हो गया, DYSL-80 हो गया, इनके साथ मिल करके जो माइन काउंटर मेजर मिशन है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इसे विकसित किया है।
इस अनमैन एरियल सिस्टम में, अनमैन अंडर वाटर सिस्टम में या अनमैन अंडर वाटर व्हीकल में बेसिकली हमें कुछ डिफरेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसको साइड स्कैन सोनार से और अंडर वाटर कैमराज से इक्विप किया गया है, जो कि प्राइमरी पेलोड का काम करते हैं। और ये रियल टाइम डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन, जैसे कि माइन लाइक ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन हो गया, वो करने में मदद करते हैं। और इससे जो इसमें एडवांस टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिथम यूज़ करी गई हैं, ये ऑटोनोमस क्लासिफिकेशन में मदद करती हैं, खासकर जो माइन लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके। और इससे जो मिशन टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और ये एक रोबस्ट अंडर वाटर अकोस्टिक कम्युनिकेशन से भी इक्विप है, जिससे कि रियल टाइम डेटा भी साझा किया जा सके। और इनके चलते जो मिशन है उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी आसान हो जाता है और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और रिसेंटली इनका जो फील्ड ट्रायल है वो कंडक्ट किया गया था, जहां पर साइलेंट सिस्टम पैरामीटर्स के अंतर्गत और क्रिटिकल मिशन ऑब्जेक्टिव को यहां पर पूरा कर लिया गया है और ये मिशन एक सक्सेसफुल मिशन के तौर पर घोषित कर दिया गया है। क्या डीआरडीओ इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा एडवांस किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है? क्या एमका मार्क 2 के बाद एमका मार्क 3 भी हमें देखने को मिलेगा? आखिरकार इन सारे विषयों पर बात क्यों हो रही है, आइए थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के एक सीनियर वैज्ञानिक ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्बिशियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है वो सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में कुछ और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो इसके अंतर्गत विकसित करी जाएंगी, जहाँ पर फोकस किया जाएगा कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके साथ ही साथ एक एडवांस प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाए जो कि कैपेबिलिटी में इसके समकक्ष और इससे ज़्यादा अच्छा भी हो। और इसके लिए बाकायदा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको इनिशिएट भी किया गया है, जहां पर बहुत सारे इनोवेशन जैसे कि विंग मॉर्फिंग हो गया इसको, और नैनो कोटिंग स्टेल्थ एप्लीकेशन हो गए इनको, और फ्लाई बाय लाइट सिस्टम जो हो गया, इन टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च करी जाएगी और इनको डिफाइन किया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये टेक्नोलॉजीज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और भविष्य के फाइटर जेट में ये टेक्नोलॉजीज हमें बहुत देखने को मिलेगी। खैर, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय इसको लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये भविष्य की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगा और भविष्य की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का निर्धारण भी इनमें किया जाएगा। फिलहाल तो डीआरडीओ का प्राइमरी फोकस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जैसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन भविष्य में हमें इस प्रकार के एडवांस प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और डीआरडीओ ने पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि 2030 का दशक जो है वो इस क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क है जो इसी समय अवधि में शुरू किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।